नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये दोस्तों होने वाली है बीए सेमेस्टर 4 के लिए हिस्ट्री की वीडियो, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 AD से 1950 AD तक। दोस्तों ये जो वीडियो है, इसमें 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस में से बहुत से क्वेश्चंस आप अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो बहुत से ज़्यादा 65+ क्वेश्चंस आपके इसी क्लास में से फंसने हैं। दोस्तों 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, 65+ क्वेश्चंस आपको इसी क्लास में से फंसने हैं, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी उन्हीं क्वेश्चंस के हेर फेर में फंसेंगे। दोस्तों अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप पूरा का पूरा पेपर करके आने वाला। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एक बार क्लास देख के जाइए पेपर से पहले, आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस के जनसागर को कहा जाता था। फ्रांस के जनसागर को क्या कहा जाता है? मैसेज ऑफ फ्रांस वर कॉल्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूर वर्ग। फ्रांस के जनसागर को क्या कहा जाता था? मजदूर वर्ग। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अजोरे और मदिरा द्वीप समूह की खोज करने में पुर्तगाल के राजकुमार का विशेष योगदान था। उस राजकुमार का नाम था। अजोरे और मदिरा द्वीप समूह खोज करने में पुर्तगाल के जिस राजकुमार का विशेष योगदान था, उस राजकुमार का इसमें नाम पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन सी, हेनरी द नेविगेटर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर सी, तीसरा है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति की देन नहीं थी। प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति की देन नहीं थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसमान था। ठीक है दोस्तों, हम लॉजिकली आंसर बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्रांति इसलिए नहीं होगी कि लोगों में असमानता फैलाई। समानता लाने के लिए हो सकती है, स्वतंत्रता बंधुत्व के लिए हो सकती है, परंतु असमानता लाने के लिए नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ी चीज़ आपको बताऊं तो ये फ्रांसीसी क्रांति थी जो ये 5 मई 1789 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक चली थी। कब तक? 5 मई 1789 से 9 नवंबर 1799 तक। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। चौथा प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है मित्रों, पुनर्जागरण कब से कब तक हुआ था? बीच में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। कब? 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है दोस्तों, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। अब 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? दोस्तों 5वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रार्क। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो 6वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर। क्या? मार्टिन लूथर। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसमें उत्तर तो दिया नहीं है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में उसमें एक पेट्रार्क और एक मेरे हिसाब से तो इसमें पेट्रार्क है और एक वाल्टेयर।
आप देख लेना, इसमें मैं कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए आपको मैंने दोनों बता दिए हैं। अगर आपको सही आंसर इसका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है मित्रों, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 8वां प्रश्न है हमारा, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों हमारा, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। क्या? मैकियावेली। मैकियावेली की अगर आपसे पूरा नाम पूछे तो मैकियावेली का पूरा नाम है निकोलो और मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। रोमियो एंड जूलियट किसकी महत्वपूर्ण कृति है। तो रोमियो एंड जूलियट किसकी महत्वपूर्ण कृति है दोस्तों। 9वें का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। किसकी? शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है। तो दोस्तों लास्ट में किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। और दोस्तों पूछा जाता है कि माइकल एंजेलो कहाँ का निवासी था। तो माइकल एंजेलो कहाँ का था, इटली का। कहाँ का? इटली का। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, इंग्लैंड से। और ये कब हुई, 18वीं सदी में। 18वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, 18वीं सदी में। ये चीज़ें भी हमको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, जेम्स वाट ने। कब किया था, 1776 में। 1776 में। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैजनी। क्या? ऑप्शन नंबर ए, मैजनी। मैजनी का पूरा नाम पूछे तो बता देंगे आप, जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी। और पूछे कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1831 में। कब? 1831 में। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 14वां प्रश्न है हमारा, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया दोस्तों, किसने किया था, गैरी वाल्डी ने। किसने? गैरी वाल्डी ने। ठीक है दोस्तों, गैरी वाल्डी का भी आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो इनका नाम बताना है आपको, ग्यूसेप गैरी वाल्डी। क्या? ग्यूसेप गैरी वाल्डी। ठीक है मित्रों, अब अगला प्रश्न है हमारा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था। तो दोस्तों 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। कौन सा? ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, अब 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 16वां प्रश्न है हमारा, रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1871। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी 1871 में घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। इटली का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ। तो दोस्तों इटली के एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। सार्डिनिया का शासक कौन था। प्रश्न नंबर 18 हमारा, सार्डिनिया का शासक कौन था। तो प्रश्न नंबर 18, सार्डिनिया का शासक कौन था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एमैनुअल। विक्टर एमैनुअल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 19वां, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथों में दे दो। यह कथन किसका है। तो ये कथन है दोस्तों मैजनी का। मैजनी का अभी आपको मैंने पूरा नाम बताया था, क्या है, जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी कहाँ के थे ये, जोसेफ मैजनी इटली के। कहाँ के? इटली के। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो दोस्तों जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, प्रिसा। 20 में का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था। प्रश्न नंबर 21, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक। क्या था? ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों हम। प्रश्न नंबर 22, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विलियम प्रथम। किसने? विलियम प्रथम। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं मित्रों। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं हर एक क्लास में एक क्वेश्चन ज़रूर छोड़ता हूँ जो आप लोगों के लिए, कि आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 23 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 24, प्राग की संधि कब हुई? प्राग की संधि कब हुई? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 23 अगस्त 1866। कब? 23 अगस्त 1866। दोस्तों जो क्वेश्चन मुझ पर नहीं आता है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझ पर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने ज़बरदस्ती आपके लिए छोड़ा है, 23 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर आप पे नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका भी आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। फ्रांस और प्रिस्सा के बीच सीडान का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1870। अगर आपको इसे इसकी डेट भी पूछी जाए तो इसकी डेट है 1 सितंबर 1870। 1 सितंबर 1870। ठीक है, 70 है दोस्तों, ये 70। ठीक है दोस्तों, अब 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मई 1848। ठीक है दोस्तों, और इसकी भी आपसे डेट पूछी है तो इसकी डेट है 1 मई 1848। ठीक है दोस्तों, इसकी डेट, एक सेकंड, इसकी डेट है 1 मई 1848। ठीक है मित्रों, अगर पूछा जा रहा है कि ये फ्रैंकफर्ट संसद का गठन क्यों हुआ था, दोस्तों मैं बता दूं, ऑस्ट्रियाई समाज के जर्मन आबादी वाले क्षेत्रों सहित सभी जर्मन राज्यों के लिए पहली स्वतंत्र रूप से निर्वाचित संसद थी। ये जो फ्रैंकफर्ट संसद थी वो ऑस्ट्रियाई समाज के जर्मनी आबादी वाले क्षेत्रों सहित सभी जर्मन राज्यों के लिए पहली स्वतंत्र रूप से निर्वाचित संसद थी। ठीक है मित्रों, अब 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद संभव हो सका? तो देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध। क्या? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सीडान का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर 28वां प्रश्न है तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि। दोस्तों ये पेरिस शांति समझौता कहा जाता है, यहाँ पर इसे पेरिस शांति समझौता, लेकिन इसमें इसे पेरिस संधि कहा गया है, तो यही इसका आंसर होगा, पेरिस शांति समझौता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, अगर आपने ओनली क्वेश्चंस लगाए हैं तो नहीं आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। यूरोप के इतिहास में कौन सा वर्ष क्रांति का वर्ष कहलाता है? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1848। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1848। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 30, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर 1918। क्या? 11 नवंबर 1918। दोस्तों इस प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यूएनएसओ से आप क्या समझते हैं? यूएनएसओ आप क्या? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों कि यूएनओ की प्रमुख है, इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों हम यूएनओ को शॉर्ट में यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं। ये और इसकी पूरी फुल फॉर्म पूरी चाहिए आ रही है आपसे तो इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। 4 क्वेश्चन कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे, कैसे वो मैं आपको भी बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कैसे करेंगे, जस्ट वेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको जो इसमें लिखे हुए हैं इन सब की आपको डेट बताता हूँ। पहले तो सैडोवा का युद्ध, सैडोवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, एक सेकेंड, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम, इतना कि हमें दिख जाए। ठीक है, क्वेश्चन को हटा देते हैं, सिर्फ ऑप्शंस रहने देते हैं। सैडोवा का युद्ध हुआ था 1 सितंबर, दिक्कत कर रहा है फ़ोन। सैडोवा का युद्ध हुआ था 1 सितंबर, चलिए एक एक करके कर देते हैं। 1 सितंबर, चलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर है, पहले तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ। 32 का उत्तर आपका सी, DBCA, DBCA, यानी कि पहले सबसे पहले प्लाम्बियर समझौता हुआ। प्लाम्बियर समझौता हुआ दोस्तों आपका 1858 में। कब, 1858 में। ठीक है, ज्यूरिख की संधि, ज्यूरिख की संधि हुई दोस्तों 1859 में। कब, 1859 में। ठीक है, फिर आती बिला फ्रैंका की संधि, तो दोस्तों बिला फ्रैंका की संधि हुई थी 1859 में, लेकिन ये जुलाई में हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 1859 में, जुलाई 1859 में। और ये जो ज्यूरिख की संधि थी ये नवंबर 1859 में हुई थी। कब, नवंबर 1859 में। और सैडोवा का युद्ध हुआ था 1870 में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, DBCA। सबसे पहले प्लाम्बियर समझौता हुआ, उसके बाद बिला फ्रैंका की संधि हुई, इसके बाद ज्यूरिख की संधि हुई, इसके बाद सैडोवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, 32 क्वेश्चन इसका आपका क्लियर होगा। इसके बाद हम 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्कराइट। इनका पूरा नाम है रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है दोस्तों, रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने कब किया था, इसका आपका 1775 में। कब, 1775 में। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। ठीक है दोस्तों, अब हम कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक हुआ। तो दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन तो 18 जनवरी 1919 से चालू हुआ था और 21 जनवरी 1920 तक चला, यानी कि पूरे ये 1 साल चला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूरे 1 साल चला था, 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। ठीक है दोस्तों, अब 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 35वां क्वेश्चन है हमारा, एम्स टेलीग्राम किस युद्ध का तत्कालिक कारक था। एम्स टेलीग्राम किस युद्ध का तत्कालिक कारक था दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांको प्रशियन युद्ध 1870। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांको प्रशियन युद्ध 1870। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, निम्न में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मोरो। कौन, थॉमस मोरो। ये पुस्तक यूटोपिया कब लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों आपकी 1516 में। कब, 1516 में। ठीक है मित्रों, ये कहाँ के निवासी थे थॉमस मोरो, इंग्लैंड के। कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 37 है आपका, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब गठित हुआ। प्रश्न नंबर 37 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। कब हुआ, 1952 में, 11 जनवरी 1952। कब हुआ, 11 जनवरी 1952 को गठित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 38, यूरोप में द्रव्य स्वार्थ आंदोलन में जुंगली ने महत्वपूर्ण निभाई, वो किस देश से था। तो जुंगली का नाम जहाँ पर भी है आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है आपका स्विट्जरलैंड। क्या, स्विट्जरलैंड।
ठीक है मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसमें जेनी का आविष्कार होता है जेम्स हरग्रीव्स ने। ठीक है मित्रों, अब कभी कभी डेट भी पूछी जाती है इसकी। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1764-65 में, 1764-65। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 40 हमारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह है थोड़ा ब्लर हो गया ये क्वेश्चन। राष्ट्रसंघ, प्रश्न नंबर 40 है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर प्रश्न नंबर ए 10 जनवरी 1920। क्या है? 10 जनवरी 1920। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। थोड़ा गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से? प्रश्न नंबर 41, गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किस देश से? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। किससे? इंग्लैंड से। ये गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1688 में मित्रों। कब? 1688 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 42, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्या? रूस। दोस्तों बोल्शेविक नाम आए तो आपको आंख बंद करके रूस पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, किस पे? रूस पे। कि ये क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1917 में। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पेरिस शांति सम्मेलन में टर्की के साथ कौन सी संधि संपन्न हुई? दोस्तों यह है, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवर्स की संधि। कौन सा? सेवर्स की संधि। ठीक है मित्रों, अब 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 44वां प्रश्न है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्सिका आइलैंड। क्या? कर्सिका आइलैंड। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 45, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु होगी, उसके बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 18वां। का? लुई 18वां। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कौन सा था? दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कौन सा था? नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 को। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। वर्साई की संधि कब संपन्न हुई? तो दोस्तों वर्साई की संधि कब संपन्न हुई? इसकी डेट है 28 जून 1919। ये किस किस के बीच हुई थी? जर्मनी और मित्र राज्य, जो मित्र राज्य थे उनके बीच। तो दोस्तों मित्र देश राज्यों में कौन कौन थे वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव वे में ये पढ़ा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का वंशानुगत शासक बना? प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1804। क्या? 1804। अगला प्रश्न मित्रों, वाटरलू कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 49 है हमारा, वाटरलू कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम। क्या? बेल्जियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 50 आने वाला है हमारा। दोस्तों फ्रांस की गद्दी पर बैठने वाला सबसे कम आयु का 5 वर्ष का शासक कौन था? दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुई 15वां। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और अभी मैं कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छी है और शायद आपको भी अच्छी लग रही होगी वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 51, फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख उपलब्धि थी? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र की स्थापना। क्या? ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र की स्थापना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 52, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का लेखक था? वेल्थ ऑफ नेशंस का पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन, आपको याद रखनी है।
बहुत सी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टाइट नामक कर किसने लगाया? दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोप ने। किसने? पोप ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 54, जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौ की नीति किसकी थी? प्रश्न नंबर 54 का उत्तर है दोस्तों बिस्मार्क। क्या? बिस्मार्क। रक्त और लौ की नीति किसकी थी? बिस्मार्क की। प्रश्न नंबर 55 की तरफ चलते हैं मित्रों। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टॉर्नबी। अगर आपसे कभी टॉर्नबी का पूरा नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है अर्नोल्ड टॉर्नबी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 56 निम्न में से कौन बोल्शेविक नेता था? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। कौन था? लेनिन। ठीक है दोस्तों, व्लादिमीर, जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन। क्या है इनका पूरा नाम? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 57वां क्वेश्चन है हमारा। पोप के क्षमा पत्रों का सर्वप्रथम विरोध किस सुधारक ने किया? किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 58 है हमारा। नेपोलियन बोनापार्ट का मकबरा कहाँ है? दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का मकबरा कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है दोस्तों सी, डैश इनवैलिड्स पेरिस में। कहाँ पर? डैश इनवैलिड्स में पेरिस में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। पवित्र संघ की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 59 है हमारा। प्रश्न नंबर 59 है मित्रों, पवित्र संघ की स्थापना किसने की? तो प्रश्न नंबर 59 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर प्रथम। किसने की थी? अलेक्जेंडर प्रथम ने। प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 40 क्वेश्चन और बचे, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन कोड। क्या? नेपोलियन कोड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 61, फ्रांस के किस शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ? मैं ही राज्य हूँ। तो दोस्तों इसका उत्तर है लुई 14वां। क्या? लुई 14वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 62, टेनिस कोर्ट की शपथ के फ्रांस की क्रांति का श्री गणेश मानी जाती है, उसकी तिथि थी। टेनिस कोर्ट की शपथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 जून 1789। क्या? 20 जून 1789। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 63, लुई 15वें के समय फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध तथा खर्चीला युद्ध हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों? सप्तवर्षीय युद्ध। ये कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 तक। कब? 1756 से 1763 तक। ठीक है मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 64 है हमारा। 1917 की क्रांति द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ किया गया? किसे किया गया दोस्तों? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर है रोमनोव वंश। कौन सा? रोमनोव वंश। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 65 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। दोस्तों आपसे पूछा जाता है यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। और दोस्तों स्थापना पूछी जाती है यूनेस्को की स्थापना, तो वो हुई थी 16 नवंबर 1915 को। कब? 16 नवंबर 1915 को। ठीक है मित्रों, सॉरी मित्रों 16 नवंबर 1945 है। कब हुई थी? 1945 को। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। विश्व की लघु संसद किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 66 है हमारा। विश्व की लघु संसद किसे कहा गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महासभा। जिसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व में का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में। ठीक है मित्रों, जुलाई 1944 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये थोड़ा ब्लर हो गया लेकिन दिख रहा है हमें भी साफ अभी भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को इसका ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। वर्तमान यूएनओ का महासचिव कौन है? तो इसका महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 70वां यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 71 है हमारा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। कितने? 5। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हैग में। कहाँ पर हैग? हैग कहाँ पर है दोस्तों? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। ठीक है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आपका, इसकी स्थापना पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी स्थापना आपको बतानी है जून 1945। कब? जून 1945। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के किस न्यायाधीश ने काम किया? किसने किया दोस्तों? नागेंद्र सिंह। किसने? नागेंद्र सिंह ने। ठीक है मित्रों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। ठीक है मित्रों। और WHO की स्थापना की पूछी है तो कब है स्थापना? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। ठीक है मित्रों, 7 अप्रैल 1948। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम मित्रों। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 10। कितनी है? 10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 76 है। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन है? कौन है दोस्तों रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक? लेनिन। लेनिन, जिनका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 है दोस्तों। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था? क्या था मुख्य उद्देश्य? ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य का विनाश। मतलब ब्रिटेन को बिल्कुल पूरी तरीके से आर्थिक विनाश करना था उसका उद्देश्य। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शांति, भूमि और रोटी का नारा निम्न में से किसके साथ संबंध है? मतलब शांति, भूमि और रोटी का नारा किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस 78 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की क्रांति। ठीक, क्या? रूस की क्रांति। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 79, 79 क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? क्या था? आर्कड्यूस फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 80 हमारा। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी संगठनों का संबंध है किससे दोस्तों? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। प्रश्न नंबर 81 की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 81 हमारा। लुई 18वें की मृत्यु के बाद फ्रांस के सिंहासन पर कौन बैठा? कौन विराजमान हुआ? लुई 18वें की मृत्यु के बाद फ्रांस के सिंहासन पर, लुई 18वें की मृत्यु के बाद फ्रांस के सिंहासन पर कौन बैठा दोस्तों? चार्ल्स दसम। कौन दोस्तों? चार्ल्स दसम। अगले प्रश्न की तरफ मिलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 82 हमारा। बोस्टन बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों बोस्टन बंदरगाह कहाँ पर है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया, यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट का। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। नेपोलियन बोनापार्ट ने तिलसिट की संधि किसके साथ की? किसके साथ की थी दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने तिलसिट की संधि? रूस के साथ। ठीक है दोस्तों। इसकी डेट और याद रखनी है आपको। 1807 किसके साथ की थी? रूस के साथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? तो इसकी बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1800 में। डेट भी पूछे तो क्या है? 18 जनवरी। 18 जनवरी इसकी डेट है और सन 1800 में पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा
दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। 15 क्वेश्चंस और अभी बचे हैं। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो दोस्तों कोलंबस किस देश का निवासी था दोस्तों, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, इसका उत्तर ऑप्शन ए इटली। कहाँ का निवासी है? इटली का। वैसे दोस्तों एक 1492 में अमेरिका की खोज की थी। किसकी? अमेरिका की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सी जगह आता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 87, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। फ्रांस की राज्य क्रांति का क्या स्वरूप था दोस्तों? उदारवादी। कैसा था दोस्तों? उदारवादी स्वरूप। प्रश्न नंबर 88 की तरफ चलते हैं मित्रों। विश्व में आर्थिक संकट कब हुआ? कब हुआ दोस्तों? 1929-31 में। ठीक है दोस्तों, 88 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1929-31। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। राष्ट्रसंघ की असफलता का प्रमुख कारण था। क्या था प्रमुख कारण? अमेरिका का असहयोग। क्योंकि दोस्तों अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, उसके असहयोग था, इस कारण राष्ट्रसंघ की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, अमेरिका का असहयोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। 90वां क्वेश्चन हमारा। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? 52 वर्ष। कितनी? 52 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्वान लेपाइट का संबंध किस वर्ग से था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए, जिससे कि हमारे साथ वाले दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 92 क्वेश्चन की तरफ जाए। अभी 9 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। प्रश्न नंबर 92, 1453 में कस्तूनिया पर किस देश ने अधिकार किया? किसने किया दोस्तों? टर्की ने, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं। टर्की ने इस देश पर अधिकार किया। प्रश्न नंबर 93 की पर चलते हैं। लुई 14वें ने प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ पर कराया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 93 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 93 हमारा, लुई 14वें ने प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों लुई 14वें ने प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण कहाँ पर कराया था दोस्तों? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्साय। कहाँ पर? वर्साय में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। ईसाई जगत का सर्वाधिक बुद्धिमान मूर्ख इंग्लैंड के किस सम्राट को माना जाता है? ईसाई जगत का सर्वाधिक बुद्धिमान मूर्ख इंग्लैंड के किस सम्राट को माना जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रथम। किसको? जेम्स प्रथम को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1688 की गोरखपुर क्रांति का प्रमुख परिणाम हुआ। क्या हुआ दोस्तों 1688 की गोरखपुर क्रांति का प्रमुख परिणाम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना। क्या होगी? पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की स्थापना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय ने धार्मिक सुविधाओं की घोषणा कब की? 96 का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1687 में। क्या दोस्तों? 1687 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रथम विश्व युद्ध के समय नौसेना में सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 हमारा, अमेरिकी महाद्वीप की खोज करने वाला प्रसिद्ध यात्री था। दोस्तों अभी क्वेश्चन का आंसर बताया मैंने। कोलंबस कब की थी इसने? 1492 में। दोस्तों वही क्वेश्चन अभी बताया, अभी इसका आंसर आ गया। कार्डिनल मेजरिन किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों कार्डिनल मेजरिन किसका प्रधानमंत्री था? लुई 14वां का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 100 है, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। क्या था दोस्तों? व्यापार का उदय। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और जिन क्वेश्चंस को मैंने आपसे पूछा है उन क्वेश्चंस को जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि दोस्तों का भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।